सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड योर विजय हर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ई पाठशाला के चैनल पे। एंड ये एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 है। अगर आप सभी लोगों ने वीडियो का पहला पार्ट देखा होगा तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही थी, क्योंकि हमने वीडियो के पहले पार्ट में कवर कर रखा था हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा ये सारी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमने पहले ही अपलोड करी हुई चैनल पे, तो मैं चाहूँगा कि आप ये एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर जाके वॉच आउट करिएगा। ये सारे के सारे हमने क्वेश्चंस हमने कहा था कि यार हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो का दूसरा पार्ट है ये, और दूसरा पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो भाई आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो के दूसरे पार्ट को देख रहे हैं तो वीडियो के पहले पार्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस मुझे लगता है कि अगर आप टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आप करके चले गए तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इतना है कि आप झंडे गाड़ दोगे। तो बाकी तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आपके पास समय है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं समय है तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, और जल्दी देखना चाहते हैं तो वीडियो को 1.25x की स्पीड पे ज़रूर देखिएगा। बहुत स्मूथली और बहुत जल्दी समझ में आएगा। बहुत से बच्चे तो वीडियो को 1.50x की स्पीड पे भी देखते हैं। तो भाई आपको बस समझना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता रहूँगा। क्वेश्चंस मैं सारे कवर कर रहा हूँ। 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस मैं नहीं समझता कि आएंगे। एक आधे अगर क्वेश्चन कुछ अलग आ गए तो आ गए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने हमारे क्लास 11th की हिस्ट्री की सीरीज़ देखी हुई है ना, तो वो प्लस अगर आप क्या कहते हैं ये 100+ एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि क्लास 11th का बच्चा इतना कैपेबल है कि बाकी वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ों को डेवलप कर लेता है। अगर आप ये 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और ट्विटर पे आप ज़रूर ज्वाइन होइएगा, बिकॉज हम यहाँ पे लाइव अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, यहाँ पे इन विच ईयर डिड ऑर्थोगोडिस्ट, अब यहाँ पे नेम थोड़ा सा अलग आ गया कि उसने इटली के अंदर अपना किंगडम कब इस्टेब्लिश करा था। अगर आप इस वाले चैप्टर को, जो रोमन एम्पायर वाला चैप्टर है, अगर उस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे जाओगे तो आपको इस और अगर मैं नाम इसका ध्यान से पढ़ूं तो ऑस्ट्रोगोथिस इसका नाम है, ऑस्ट्रोगोथिस्ट, ठीक है। इनके बारे में बताया गया। तो इन्होंने इटली में अपने राज्य की स्थापना करी कब थी, तो आप ये देख सकते हैं इन व्यक्ति ने, इस महान व्यक्ति ने 493 CE के टाइम पीरियड में, यानी कि 0 से अगर हम आगे जाएंगे तो 493 CE के टाइम पीरियड में। बहुत से बच्चों को अभी भी CE और BCE में डिफरेंट है, तो आप सिंपल सा बस ये मान के चलिए कि 0 के अगर आगे वाला टाइम पीरियड आता है तो वो CE बोला जाता है, यानी कि कॉमन एरा, यानी कि AD। और 0 से अगर पीछे वाला टाइम पीरियड आ रहा है तो उसे BCE यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा बोला जाता है। 0 टाइम पीरियड जीसस क्राइस्ट के बर्थ को माना जाता है और इसको हम शून्य मानते हैं। सो दैट इज़ वाई इनका जो टाइम पीरियड है वो 493 CE के टाइम पीरियड का है, यानी कि 0 से आगे का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड पे हमारे इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो भाई अशोक का टाइम पीरियड क्या कहते हैं काफ़ी, इससे काफ़ी पहले हो चुका था हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है, अगर आप 12th की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो आगे देखेंगे। इस्लाम धर्म का उदय कब बोला जाता है, तो ऑफकोर्स 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। 7th सेंचुरी का टाइम पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि 612 के अंदर ही तो क्या कहते हैं जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने अपने आप को अल्लाह का रसूल बोला था, और दैट इज़ वाई 7th सेंचुरी इसलिए बोला था कि आगे के एक नंबर को देखा जाता है और इसमें एक नंबर प्लस कर दिया जाता है। सो दैट इज़ वाई इसका ऑप्शन जो होगा 7th सेंचुरी हो जाएगा। तो वीडियो को भाई 1.25x की स्पीड पे ही देखिएगा, बहुत स्मूथली और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझ में आएगा। आराम से बैठ जाइएगा, वीडियो को बस सुनते रहिएगा, आप आसानी से पेपर क्रैक करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रोमन एम्पायर हु कंसोलिडेटेड द राइज ऑफ प्रोविजनल अपर क्लासेस एज टू एग्जीक्यूटेड द सेनेटर्स फ्रॉम द मिलिट्री कमांड। देखिए हुआ ये था कि रोमन सम्राट के टाइम पीरियड में ना
प्रांतीय उच्च वर्ग का उदय हो रहा था और वो चाह रहे थे कि वो मजबूत रहे और सीनेटर जो है ना उनकी सैन्य कमान से वो लोग बाहर हो जाए। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि सीनेटर्स की पावर को कम करना और प्रोविजनल अपर क्लासेस जो है ना उसको बढ़ाने का काम ऐसे किस राजा ने रोमन एम्पायर के अंदर किया था। तो बहुत से लोग कहेंगे कि कॉन्स्टेंटाइन्स ने करा था, बट ऐसा नहीं था, गैलिनियस इनका नाम था। अब बहुत छोटा सा पैराग्राफ इनके बारे में दिया हुआ है और वहाँ से आपसे ये एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लिया है, तो इसीलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अगस्टस भारत का लीडिंग सिटीजन कहलाया जाता था, जिसे हम अग्रिम नागरिक बोलते हैं। और अगस्टस अगर लीडिंग सिटीजन कहलाया जाता था तो इंग्लिश में वो वर्ड था, बट असल में से लैटिन टर्म क्या बोला जाता है, लैटिन टर्म बोलते हैं से प्रिंसिपलिस। प्रिंसिपलिस यानी कि कहीं कहीं से प्रिंसिपलेट बोला जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपलिस बोल लीजिए या प्रिंसिपलेट बोल लीजिए। प्रिंसिपलेट का मतलब ये हो गया कि ऐसा राजा या ऐसा नागरिक जिसमें सीनेटर्स की पावर भी होगी और राजा की पावर भी होगी। अगस्टस का ओल्ड नेम क्या था, ये याद रखिएगा, अगस्टस का ओल्ड नेम क्या था। मैं जानना चाहूँगा कि इसका ओल्ड नेम क्या था, बिकॉज मुझे पता है बहुत से बच्चों को अगस्टस का पुराना नाम भी नहीं पता क्या था। तो पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे, ठीक है। पेपर कह रहा हूँ, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी चैनल की तो आप बता पाएंगे। ईसाई धर्म को ऑफिशियल बनाने वाला कौन सा राजा था या किस टाइम पीरियड पे हुआ था, तो ये 4th सेंचुरी के टाइम पीरियड में हुआ था। लेकिन इसको बनाने वाला राजा कौन था, इसको बनाने वाला राजा कॉन्स्टेंटाइन था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्स्टेंटाइन्स जो है रोमन साम्राज्य के अंदर पहला राजा बना जिसने बोला कि क्रिश्चियनिटी जो है ऑफिशियल हो जाएगी। तो सोचिए अगर पूरी इटली के अंदर क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल हो जाएगी तो यूरोप की कितनी कंट्रियों के अंदर तो फिर अपने आप ही क्रिश्चियनिटी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। इतने पुराने राजा अगर कह रहे हैं तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन रोमन एम्पायर एक एंटरटेनमेंट शो चलाया जाता था और उसका बोला उस शो को बोलता है स्पेक्टुला बोला जाता था। और इस शो के अंदर जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है ना 365 दिन होते हैं, 365 दिन के अंदर अगर हम संडे हटा के चल ले तो भाई एक महीने के अंदर तो 12 संडे आ गए, तो 12 छुट्टियां तो है ही। और 12 छुट्टियों को अब मतलब एक वीक के अंदर क्या कहते हैं, एक वीक के अंदर एक आता है, एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 4 संडे छुट्टी मिल गई। 4 संडे को 12 से इंटू करो तो 12 से 36 हो गया। मतलब ये 36 दिन तो हमारे हॉलीडे वाले होते ही होते हैं। मतलब एक एवरेज इंसान की लाइफ में बता के चलूँ तो मैं ये मनोरंजन वाले दिन होते हैं। लेकिन रोमन शहर के अंदर कितने दिन मनोरंजन के बोले जाते थे, 176 डेज। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती थी कि इतने दिन सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के ही होते थे। अब उसके पीछे राजा का क्या परसेप्शन होता था वो तो आप चैप्टर बहुत डीपली पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में क्योंकि इसका जोग्राफिकल लैंड ऐसा है क्योंकि मेडिटेरियन सी के आसपास बसा हुआ है तो वहाँ पे अंगूर की खेती काफ़ी अच्छी होती है और अंगूर की खेती होने की वजह से वहाँ शराब काफ़ी अच्छी मिलती है, वाइन काफ़ी अच्छी बनती है। तो वाइन काफ़ी अच्छी बनती है तो पूरे रोमन एम्पायर के अंदर सबसे अच्छी जो वाइन थी वो मिलती कहाँ पे थी, तो कैम्पेशिया यहाँ पे एक जगह थी, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे अच्छी वाइन मिला करती थी। अब क्योंकि वाइन मिलती है तो भाई इससे हमें ये समझ में आया है कि लोग बिजनेस करने के लिए सिक्के चलाया करते थे। तो कुछ चांदी के सिक्के होते थे और कुछ सोने के सिक्के होते थे। तो सिल्वर कॉइन यहाँ पे डेनेरियस करके सिल्वर कॉइन हुआ करता था, वो प्योर सिल्वर कॉइन हुआ करता था। उसका वेट 4.5 ग्राम का होता था, ठीक है। 4.5 ग्राम का शुद्ध चांदी का सिक्का अगर ट्रेड में आ रहा है तो सोचिए अपने आप में ही रोमन एम्पायर कितना ग्रेट हुआ करता होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, सेंट ऑगस्टाइन जो बिशप थे वो नॉर्थ अफ्रीकन सिटी के अंदर क्या कहलाए जाते थे, तो उन्हें हिप्पो कहा जाता था। बहुत छोटा सा पैराग्राफ आपकी क्या कहते हैं बुक के अंदर मेंशन करा हुआ है तो वहाँ पे इसे बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और ग्रीक भाषा का उपयोग रोमन साम्राज्य के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जाता था। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बोल रहे भाई, प्रशासनिक क्यों बोल रहे, क्योंकि अगर आप देखें तो रोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट में घिरा हुआ था। यहाँ से यूरोप था, यहाँ से एशिया था और यहाँ से अफ्रीका था।
बीच में सागर था, यानी कि बीच में ओशन था, जिसे हम मेडिटेरियन सी बोलते हैं, जैसे हार्ट ऑफ द ओशन बोलते हैं, हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर बोलते हैं। तो वहाँ पे इतनी सारी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, लेकिन ऐसा बोला जाता था कि ग्रीक और एक और भाषा होगी जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो कौन सी थी? वो थी लैटिन। ठीक है ना। तो ग्रीक और लैटिन भाषा ही सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करी जाती थी। सो आई होप अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रही है, तो अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, या आप कुछ और अपना सजेशन देना चाहते हैं तो उसे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को 1.25x स्पीड पर देखने का आपको फ़ायदा होगा। अब बहुत जल्दी वीडियो को ख़त्म करेंगे बारीकी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोमन शासक को केवल यह दिखाने के लिए कि वो लीडिंग सिटीजन्स है, तो वो एब्सोल्यूट रूलर था कौन? तो ऑफकोर्स वो अगस्टाइन्स था, यानी कि अगस्टस था। और अगस्टस का पुराना नाम मैंने आपसे अभी पूछ लिया है। एम्फोरा, एम्फोरा क्या होता था भाई? एम्फोरा एक तरीके का कंटेनर हुआ करता था जिसके अंदर लिक्विड की चीज़ें ले जाई जाती थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और एम्फोरा था, और एक था ड्रिजल, ड्रिजल 20 करके एक था। ठीक है, ड्रिजल 20 भी आपकी बुक में मेंशन है, पर वो एम्फोरा से थोड़ा सा अलग हुआ करता था। ठीक है ना। ये भी एक कंटेनर है, एक तरीके का क्या कहते हैं, मटका टाइप आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक में दे रखा है। उस समय बहुत सी लिक्विड चीज़ों को, ऑलिव ऑयल को, जैतून की चीज़ों को, और उसके बाद शराब को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शेयर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, रोमन साम्राज्य के अंदर अगर लड़ाई का एक कारण देखा जाए तो व्यापार है, सेटलमेंट है, या सैन्य भर्ती, इनमें से कौन से सभी है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर दैट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर की बाउंड्रीज बनाने के लिए कौन सी नदी मानी जाती थी? राइन। तो वैसे तो राइन और ड्यूब दो नदियाँ थी, ये आप देख सकते हैं, ये राइन नदी है और ये डान्यूब नदी है, दो नदी हैं जो रोमन एम्पायर की बाउंड्री को बताया करती थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक रोमन एम्पायर है। तो इसीलिए यहाँ पे एक ही रिवर पूछी है, तो इसीलिए यहाँ पे राइन रिवर लिखी जाएगी, बट डाइन्यूब भी इसका ऑप्शन हो सकता था, बट नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, द रोमन एम्पायर जो है वहाँ पर क्या कहते हैं, एक सिस्टम चलाया जाता था गवर्नमेंट का, सीनेट्स वाला भी सिस्टम था। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये पूरी तरीके से द डैश सिस्टम ऑफ रोमन एम्पायर वॉज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच रियल पावर वेस्ट इन द सेनेट्स। मतलब जहाँ पर ज़्यादातर पावर सीनेट्स के हाथों में होती है, तो ऐसे सिस्टम को कहा क्या जाता है आज की डेट में? तो उसे रिपब्लिकन कहा जाता है। जैसे होता नहीं है हमारी कंट्री के अंदर बिलों को बनाने के लिए मिनिस्टर्स के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ता है ना। तो रिपब्लिकन तो होता है वो पूरी तरीके से, जैसे शुरुआती समय के अंदर, आज भी देख लीजिए हमारा भारत रिपब्लिक है। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर्स है, सीनेटर सिस्टम है। पार्लियामेंट का नाम रोम के अंदर आज भी सीनेट ही है, हमारी पार्लियामेंट, संसद को हम पार्लियामेंट बोलते हैं, है ना। तो इसलिए हमारा देश भी रिपब्लिकन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पहला रोम सम्राटे में ईसाई बनाने वाला कौन बंदा था? तो ऑफकोर्स कॉन्स्टेंटाइन्स था। क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर वॉज द रूलर ऑफ डैश किंगडम ऑफ ग्रीक। अलेक्जेंडर, द ग्रेट अलेक्जेंडर, वो ग्रीक के किस किंगडम का राजा माना जाता था? मैकेडोनिया, यानी कि सिकंदरिया बोला जाता है उसे। अब सिकंदरिया कहाँ पे है? तो ये छोटा सा, अगर आप देख पा रहे हैं, मिस्र के आसपास, यहाँ से ये बिलोंग करता था सिकंदर। फिर बाद में अटैक करते 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 कहाँ तक पहुँचा था? राजा पोरस तक, जो जम्मू कश्मीर के अंदर था, वहाँ तक पहुँच चुका था। तो बहुत ही अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। विच लैंग्वेज वॉज मेनली स्पोकन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। वैसे तो रोमन एम्पायर के अंदर ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज जो थी वो ऑफिशियली थी और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो इस्तेमाल करी जाती थी, लेकिन इनसे पूछा हुआ है कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर कौन सी बोली जाती थी? तो यहाँ पे लैटिन भाषा वेस्टर्न पार्ट के अंदर ज़्यादा बोली जाती थी। अब यहाँ पे द ग्रीक वॉज कॉल्ड एज, ग्रीक्स लोगों को, यूनानियों को किस नाम से पुकारा जाता था? ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, बहुत डीपली आपसे पूछ लिया है। तो यहाँ पे हेलनीज करके इन लोगों को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, उमैयाद एम्पायर जो था उन्होंने अरबिक लैंग्वेज जो थी, अब इस्लाम धर्म की बात हो रही है,
उमैयादों ने अरेबिक लैंग्वेज ऑफिशियल कर दी थी। तो सबसे पहले ये ऑफिशियल करने वाला उमैयाद वंश के अंदर राजा कौन था, जिसने कहा था कि यार अब ना अरेबिक जो होगी, जैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी जहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज यानी कि अरबी लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल करा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पढ़ने के लिए, सभी चीज़ों के लिए। ये करने वाला व्यक्ति कौन था? अबद अल मलिक, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। यही पहला व्यक्ति था जिसने क्या कहते हैं ईरान और क्या कहते हैं अफ़गान और क्या कहते हैं आपकी अरब, इन सभी कल्चर्स को मिलाया, सोने के सिक्के के वेटेज को कम किया। इस व्यक्ति ने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे थे, याद रखना, इसीलिए जुड़ा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अली के अनुयायियों को क्या कहा जाता था और अली के दूसरे जो अनुयायी नहीं होते थे उनको क्या कहा जाता था। तो ये बहुत याद रखना कि यहाँ पे बैटल ऑफ कैमल होने के बाद बहुत लोग अली के फॉलोवर हो गए और बहुत से लोग फिर अबू बकर के फॉलोवर हो गए, अबू बकर के। ठीक है, इसके बारे में मैंने बता रखा है। तो जो अली के फॉलोवर थे वो सिया थे और बाद में जो अली के फॉलोवर नहीं थे वो सुन्नीस थे। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चों को हो रखा है कि ये सिया और सुन्नी किस तरीके से अलग हुए, क्या रीज़न था, बैटल क्यों हुई, वो सब आपको खुद डीपली सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, या आपने हमारी वीडियोस को बहुत डिटेल में समझा होगा, देखा होगा, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट है द कैलिफेट ड्यूरिंग हुज रीजन द हिजरी वॉज स्टैब्लिश। हिजरी कैलेंडर किस कैलिफेट के द्वारा किस दौरान हुआ था? तो ऑफकोर्स जब मक्का से मदीना, जब पैगंबर मोहम्मद को मक्का से मदीना जाना पड़ा तो मदीना जाने के बाद एक नया कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है और वो 622 के टाइम पीरियड पे स्टार्ट होती है। तो याद रखना यहाँ पे बनाने वाला जो बंदा था वो उमर था, इसने हिजरी कैलेंडर की स्थापना करी थी। सो दैट इज़ वाई इन व्यक्ति की बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती है। आज की डेट में से होता है ना, हमारे इंडिया के अंदर पंचांग कैलेंडर माना जाता है और मुसलमान धर्म के अंदर हिजरी कैलेंडर को इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऐसी जो क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी होता है वो गार्गेरियन कैलेंडर को इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो ये सभी कैलेंडर अपने आप में यूनिक है, सब अपने हिसाब से बना रखे हैं। नेक्स्ट है नोमैडिक ट्राइब्स को, नोमैडिक अरब ट्राइब्स को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे बॉन्डियंस करके यहाँ पे बोला जाता है। इसका ट्रांसलेशन ऑफ कोर्स ये नहीं हो सकता है, ये आई थिंक ट्रांसलेशन कंजर शब्द लिखा हुआ है, बट ये कुछ और भी हो सकता है, ठीक है ना। इन्हें घुमंतु भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन में माफ़ी चाहूँगा कि थोड़े से गलत हो गया, लेकिन ये नोमैडिक एम्पायर है, नोमैडिक्स लोग हैं जो अरब ट्राइब्स थे। अर्ली टाइम पीरियड पे हर कोई किसी कबीले में रहा करता था, है ना। जाकत्स क्या था भाई? एक तरीके का भिक्षा कर था, मतलब आप किसी को टैक्स भी दे रहे हैं, किसी को आप चैरिटी में पैसा भी दे रहे हैं तो उस पर भी टैक्स देने की ज़रूरत थी। ऐसे आज की डेट में होता है ना कि आपने किसी को चैरिटी करना है, आपने मान लीजिए किसी को 1 करोड़ देना है। अब 1 करोड़ देने के लिए ऐसा तो नहीं है कि आप अपना 1 करोड़ किसी को दे के अपने पैसे को वाइट कर देंगे। तो ऑफकोर्स सरकार को ये पता होना ज़रूरी है कि 1 करोड़ आपका है तो आपने इसमें कुछ 18% का जीएसटी दिया है या कुछ जो भी टैक्स का क्राइटेरिया होता है वो दिया है या नहीं दिया है, वो देना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है। आई होप आप वीडियो को 1.25x की स्पीड पर देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा 26 है। सेमी हिस्टोरिकल वर्क जो है क्या कहते हैं उसे सिरा बोला जाता है। असल में वो होता क्या है? वो एक तरीके की बायोग्राफी होती है, ठीक है, आत्मकथाएं होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से काफ़ी कुछ आपको बताने की कोशिश करता है। मेवैया खलीफा जो थे मेवैया, अब आपको पता होगा ये गवर्नर थे, सीरिया के गवर्नर थे, और इन लोगों ने अपनी राजधानी को क्या कर दिया था? बदल दिया था। तो कहाँ बदल दिया था? दमिश्कस में, ठीक है ना। दमिश्कस में इन लोगों ने बदल दिया था, उससे पहले कहीं और थी कैपिटल, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे जो वुमेन संत थी जिसने अपना पूरा जीवन क्या कहते हैं पैगंबर मोहम्मद के मतलब मैं कह सकता हूँ उपदेश के लिए या ईश्वर के प्रति एक गहन प्यार दिखाने के लिए। संत, सूफी संत के बारे में आप 11th क्लास के बाद 12th क्लास में बहुत डीपली पढ़ेंगे। इंडिया के अंदर किस तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, औलिया और उसके निज़ामुद्दीन औलिया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत फेमस लोग हैं। तो उसमें से पूछा हुआ है कि इंडिया नहीं बट उस टाइम पीरियड में जिस समय इस्लाम धर्म बढ़ रहा था
तो उस समय में महिला सूफी संत जो थी वो कौन थी? तो राबिया है, याद रखना इनका नाम पूरा कुछ और है, मैंने नेट से ढूंढा इसे, बट आपकी बुक के अंदर इनके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर द अरब एंड ईरान द ग्रुप दैट वाज राइजिंग द पावर ऑन द इस्लामिक सेंस वाज, मतलब अगर क्या कहते हैं अरब और ईरानियंस के बाद अगर कोई इस्लामी जगत के अंदर सत्ता में आगे बढ़ा था, वो कौन थे? तुर्क लोग थे, जिन्होंने अपने आप को सुल्तान बोला था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, पैगंबर मोहम्मद जो थे उन्होंने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कब बोला था? मैसेंजर ऑफ गॉड 612 के टाइम पीरियड में बोला था, और उसके बाद इनको मक्का से मदीना जाना पड़ा 622 के अंदर, और 632 के अंदर पैगंबर मोहम्मद की डेथ हो गई। उसके बाद उमा कम्युनिटी टेंशन में आ गई कि यार अब किसको खलीफा बनाया जाएगा। देन फाइनली फिर वो अबू बकर बने, उस्मान, अली, बहुत सारे लोग बने फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, मक्का से मदीना पैगंबर मोहम्मद को प्रवास कहा जाता है 632 में, उसको कहा क्या जाता है? उसे हिजरी यात्रा कहा जाता है, हिजरा भी बोला जाता है। उसी टाइम पीरियड के अंदर एक कैलेंडर बना था जिससे हमने पढ़ा था कि भाई वो क्या कहते हैं, हिजरी कैलेंडर जो थे उस्मान ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करा था। अली की हत्या करने वालों को क्या कहा जाता है? अली की हत्या करने वालों को खरजी कहा जाता है, ठीक है ना, खरजी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अली जो थे वो बैटल में हार तो गए थे, जो पैगंबर मोहम्मद की वाइफ थी उनसे उनका युद्ध हुआ था और अली हार गए थे, और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जो क्या कहते हैं स्पेशली जो ऐसे इलाके हुआ करते थे जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, वहाँ पे अली चले गए थे, लेकिन फिर भी उनकी हत्या कर दी गई थी मस्जिद के अंदर। तो बहुत ही अलग चीज़ है ये। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस एन इस्लामिक कॉइन? इस्लामिक कॉइन सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति कौन था? ऑफकोर्स अब्द अल मलिक। मैंने कहा था ना रिफॉर्मर है भाई, बहुत तगड़ा है ये, तो इसलिए आपको इसका नाम याद रखना ज़रूरी है। सॉरी, इनका नाम। व्हाट वाज काबा? काबा है क्या असल में? तो काबा एक तरीके का एक ऐसा मुख्य मंदिर है मक्का के अंदर जो एक घनाभाकार क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, जहाँ पर सभी लोग अपनी मूर्तियों को रख के पूजा करते हैं। सो दैट इज़ वाई दिस प्लेस इज सो प्रीशियस एंड दिस प्लेस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द इस्लामिक पीपल। मक्का कहाँ लोकेटेड है एट दिस टाइम? तो ऑफकोर्स वो सऊदी अरेबिया के अंदर है। बहुत से लोगों को ईरान इराक लगता है, बलूचिस्तान तो हो ही नहीं सकता, बट सऊदी अरेबिया इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम गिवन दोज पीपल हु एक्सेप्टेड मुस्लिम डॉक्ट्रिन्स? मतलब जिन लोगों ने अर्ली टाइम पीरियड में पैगंबर मोहम्मद का धर्म अपनाया था, उन सभी लोगों को क्या कहा जाता था? उन सभी लोगों को मुस्लिम्स कहा जाता था। सो दैट इज़ वाई अभी जितने भी इस्लामिक लोग हैं वो अपने आप को मुस्लिम ही बोलते हैं। हिजरी युग की स्थापना किस समय करी गई थी? तो ऑफकोर्स जिस समय क्या कहते हैं आपके कौन थे? उमर थे। उमर के टाइम पीरियड पे हिजरी कैलेंडर की स्थापना करी गई थी, उमर के टाइम पीरियड पे। आई मैंने उस्मान बोल दिया था, गलती से मिस्टेक कर दिया था, लेकिन डेथ जो हुई थी पैगंबर मोहम्मद की, उसके बाद उमर आए थे जिन्होंने हिजरी कैलेंडर को स्पेशल बना दिया था। अब यहाँ पे मदीना जो था, मोहम्मद कब गए थे मक्का से मदीना? तो ऑफकोर्स 622 BCE के टाइम पीरियड में गए थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये क्या कहते हैं BC लिखा हुआ है, आई थिंक ये गलत हो सकता है क्योंकि ये BCE नहीं है, ठीक है ना, CE है, कॉमन एरा है, ठीक है, कॉमन एरा है, ये CE है, ये BC नहीं है। नेक्स्ट है, पहली बार गुम्बद का निर्माण किसने करवाया? तो ऑफकोर्स मैंने बताया अभी भी आपको कि अब्द अल मलिक ही थे जिन्होंने गुम्बद का निर्माण करवाया था। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जेरूसलम। आज की डेट में अगर आप जेरूसलम पढ़ रहे होगे करंट अफेयर, तो आपको पता होगा किस तरीके से इजरायली और फ़लस्तीनों के बीच में लड़ाई होती है। स्पेशली इस चीज़ को लेके पूरे के पूरे जेरूसलम के अंदर लड़ाई हो रही है। इजरायली कह रहे हैं कि जेरूसलम हमारी कैपिटल है, फ़लस्तीनी कह रहे हैं हमारी कैपिटल है, बहुत सारा इशू चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, विच वॉज द कैपिटल ऑफ अब्बासीज? अब देखो, उमियाद लोगों ने अपना अलग से कैपिटल बनाया, मवैया लोगों ने, लेकिन फिर अब्बासी लोग आए और अब्बासी लोगों ने फिर अपनी कैपिटल अलग बनाई, तो ऑफकोर्स बगदाद बनाई। ये क्वेश्चन नंबर 14 था।
अब क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर इज़ द सेंटर ऑफ पर्शियन लिटरेचर लाइफ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया। यहाँ पे पूछा हुआ है कि भाई जो फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र माना जाता है वो कहाँ पे है, तो ऑफ कोर्स गजनी। गजनी कहाँ पे है भाई? आज की डेट में अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट किंग हु इस्टेब्लिश द होली रोमन एम्पायर। होली रोमन एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट करने वाला पहला राजा कौन माना जाता है? तो शार्लमेन सबसे पहला राजा माना जाता है जिसने होली रोमन चर्च की या एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट करी थी। द लैंड ग्रांटेड बाय द लॉर्ड्स टू द किंग वॉज कॉल्ड, मतलब ज़मीनें जो क्या कहते हैं लॉर्ड्स को दी जाती थी राजाओं के द्वारा, उन ज़मीनों को क्या कहा जाता? मिल्कियत यानी कि फीप। याद रखिएगा, शूरवीर नाइट्स वर्ग जो राजा की रक्षा करेंगे उसके बदले में राजा उनको सैलरी ना देके ज़मीन का टुकड़ा दिया करता था। वी सी द राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क इन द यूरोप इन, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम अगर हम देखें यूरोप के अंदर, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत 15 to 16 सेंचुरी के टाइम पीरियड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिल्ड्स वाज एसोसिएशन। समाज में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाले लोग हुआ करते थे, संघ बनाने वाले, वो कौन हुआ करते थे? क्राफ्ट पर्सन और इंडस्ट्रीज़ के लोग हुआ करते थे जो ऐसे कायदे कानूनों को बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच प्रीस्ट बेसिक ऑफ द क्लासिफिकेशन अमंग द थ्री ऑर्डर्स वॉज, मतलब इसमें बताया गया है कि अर्ली टाइम पीरियड के अंदर जो 3 वर्ग था ना, उसका क्लासिफिकेशन किस बिहार पे कराया था? नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से। ये कहा जाता था कि भाई ये पादरी हैं, ये सेकंड स्टेट के, ये थर्ड स्टेट के, इनके काम के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन करा गया है, और ये नेचुरल है, ये हमने नहीं करा, ये कई सदियों से चलता आ रहा है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपने स्पीड 1.25x की स्पीड से इसे मेनटेन करा होगा। ये पाठशाला के चैनल पे आप ये सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, तो अपना प्यारा कमेंट करना मत भूलिएगा। ये हमारी जो मेहनत आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है उसका रिस्पांस करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूडल सोसाइटी को बताने वाला व्यक्ति जो है वो फ्रेंच सोसाइटी को बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसके बारे में मार्क ब्लॉक है जिन्होंने बताया कि समाज को स्टडी करने के लिए हमें कभी कभार फ्यूडल सोसाइटी को स्टडी कर लेनी चाहिए, जिससे हमें समझ में आता है कि समाज अर्ली टाइम पीरियड में किस तरीके से काम करता था। यूरोप विटनेस चेंज इन द लैंड यूज स्विच फ्रॉम 2 फील्ड to 3 फील्ड सिस्टम ड्यूरिंग विच सीजन। ये वो टाइम पीरियड था जिस समय पे 2 फील्ड से 3 फील्ड सिस्टम पे लोग आ गए थे, जब टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई थी, ठीक है। तो ये वो टाइम पीरियड था। फर्टिलाइज लैंड ऑल्सो नोन एज, अर्ली टाइम पीरियड में तो नहीं, उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत बारीकी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्टिलाइज लैंड्स को हम जागीर यानी कि मैनर्स भी बोला करते थे। यहाँ पे टाइम पीरियड के हिसाब से लोगों को कामकाज करने के लिए जाना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 41 अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ज़मीन का टुकड़ा जो नाइट्स वर्ग को लॉर्ड्स के द्वारा दिया जाता था उसे हम फीप यानी कि मिल्कियत के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 42, चर्च को एक वर्ष के अंदर किसानों के द्वारा अपनी फसल का 10वां हिस्सा देना पड़ता था। उस 10वें हिस्से को क्या कहा जाता था? दशमानस यानी कि टीथ टैक्स बोला जाता था। यह हमेशा चर्च लिया करता था, ठीक है। एक टैक्स राजा को भी देना पड़ता था जिस टैक्स को हम टैली भी बोला करते थे। टैली टैक्स आकार नहीं है, ट्रांसलेशन में कुछ और है, ये डायरेक्टली राजा लिया करता था। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 42 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 53 सॉरी। अब यहाँ पे भिक्षु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, लोगों को उपदेश दिया करते थे और दान पर जीते थे, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? ऐसे लोगों को हम क्या बोलते थे? फेयर ग्रुप्स बोला करते थे। ये फेयर ग्रुप्स था जो भिक्षु पे जीते थे, भिक्षा पे जीते थे और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 54, विलियम्स कौन थे? विलियम्स कौन थे? तो विलियम्स के बारे में आपको बताया है, ये ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडिस के लोग हुआ करते थे जो एंजेलो लैंड्स के अंदर सबसे पहले गए थे, ठीक है। कैथेड्रल शहर क्या हुआ करता था? कैथेड्रल शहर वो हुआ करता था चर्च के आसपास डेवलप हुआ था, ठीक है ना, चर्च के आसपास डेवलप हुआ था। बाकी ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सारे क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा।
बाकी ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने 100+ जैसे कहे थे आप सभी लोगों को कि हम कवर करेंगे, तो हमने कवर करे हैं। लास्ट हमने ये 66 करे हैं, उससे पहले हमने 34 36 आई थिंक क्वेश्चंस को कवर करा था। तो लगभग ये 100 क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों के लिए, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बाकी आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम, यहाँ सब कुछ सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ज़रूर ज्वाइन होइएगा। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक आवर वर्क। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए चीज़ें तो टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन होइएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आई होप आपका दिन सुख में हो, आबाद रहे, गाज़ियाबाद रहे, हमारी वीडियोस देखते रहे।